हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कुरिल आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लिथुआनिया कंट्री को लेकर के। तो लिथुआनिया कंट्री जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट पर जो बाल्टिक सी है उसके ईस्टर्न शोर पर एग्जिस्ट करता है। लिथुआनिया कंट्री 3 बाल्टिक स्टेट जो हैं उनमें से एक है। 2 अदर जो बाल्टिक स्टेट हैं उनके नेम आपको ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पर है एस्टोनिया और ये है लातविया। ये जो लिथुआनिया कंट्री है यहाँ पर हमारे इंडिया की जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दिया लास्ट ईयर कि न्यू इंडियन मिशन जो है वो यहाँ पर ओपन किया जाएगा, जिसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कुछ डाटा रिलीज किए हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने संडे को ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-2021 के लिए डाटा रिलीज किए हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने को मिला है कि हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट है, अगर हम कंपैरिजन करें 2019-20 के डाटा से तो 7.5% इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में हो गए हैं 4.13 करोड़। यहाँ पर आपको ग्राफ के थ्रू भी शो कर रखा है कि कौन से हायर एजुकेशन, कौन से कोर्स में जो है कितना रेशो मेल का है और कितना रेशो फीमेल का है। यहाँ पर जो रेड कलर है वो फीमेल को शो कर रहा है और जो स्काई कलर है वो मेल को यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के जो नेम है वो भी यहाँ पर शो किए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की बेसिस पर भी इन डाटा को एक तरीके से शो किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एससी कैटेगरी में देखोगे तो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, एसटी कैटेगरी में देखोगे वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ में आते हो तो यहाँ पर अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स हैं, अदर माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स की भी आप बात कर लो या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वो कम देखने को मिला है। तो 2019-20 में जहाँ पर था 5.5%, वो अब देखने को मिला है 4.6%। और अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट जो हैं उनमें भी पहले 2.3% था और अभी प्रेजेंट टाइम में 2% जो है वहाँ पर देखने को मिला है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी जो है वहाँ पर भी ड्रॉप देखने को मिला है। पहले थे 92,831 जो स्टूडेंट्स है वो एनरोल करते थे हायर एजुकेशन के लिए, और 2020-21 में 79,035 स्टूडेंट्स ने ही एनरोल किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम इस आर्टिकल की डिस्कस करें तो वीमेन का जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपैरिजन करोगे, पहले जो है 45% एनरोलमेंट देखने को मिलता था और अभी 49% जो है वो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट देखने को मिल रहा है वेमेन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्लस पॉइंट आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो कि वेमेन का जो हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इस डाटा को ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन, जिसको आप AISHE ब्रैकेट में इस तरीके से लिख करके, और ये जो डाटा है वो कहीं भी अपने आंसर में जहां पर भी आपको लगे कि विमेन की जो ग्रोथ है वो शो हो रही है तो उसमें हायर एजुकेशन की डाटा भी आप रख सकते हो। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए ICC जो है उन्होंने विमेन का
अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया। साउथ अफ्रीका में ये जो टूर्नामेंट है कंडक्ट हुआ और यहाँ पर हमारे इंडिया ने इसको जीत लिया है। इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये कंडक्ट करवाया गया था और इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गई है अंडर 19 विमेन वर्ल्ड कप जीतने वाली। फाइनल में मैच हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें स्पोर्ट्स को लेकर के, वैसे अगर हम 2022 से पहले 2021 का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो वहां पर भी, क्योंकि उस बार जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो गेम को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए गए। वैसे जनरली नहीं पूछे जाते हैं, पहले जो है अर्लियर टाइम में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में क्वेश्चन स्पोर्ट्स को लेकर के पूछे जाते थे, लेकिन पहली बार हुआ है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और यहाँ पर इंडिया ने इसको जीत लिया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, लेकिन बहुत सारे एग्जाम होते हैं जैसे कि स्टेट पीसीएस या फिर और भी अदर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली स्पोर्ट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहली बार एडिशन हुआ है तो इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एक तो टोबैको को लेकर के और एक डिस्कस करेंगे नरेगा स्कीम को लेकर के। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर के। राइटर जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया है एडम स्मिथ के साथ में, कि एडम स्मिथ का जो फेमस वर्क है द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि बहुत सारी कमोडिटी जैसे कि शुगर, रम, टोबैको, ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ओके, और इसीलिए मतलब टैक्सेशन के लिए आप जो है इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट बना सकते हो कि टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करो ताकि इसका जो है कम से कम यूज किया जा सके। अगर इंडिया में रिसर्च की बात करें, रिसर्च इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड सपोर्ट द यूज ऑफ टैक्सेस टू रेगुलेट टोबैको कंजप्शन। अब टोबैको को अगर आपको रोकना है तो उस पर टैक्सेज आपको इंक्रीज करने होंगे, ऐसा रिसर्च में सामने आया है, क्योंकि प्राइजेज जब इंक्रीज होंगे तब जाकर के लोग जो है उसको कम खरीदना स्टार्ट करते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो देखो लास्ट कुछ टाइम से 5 साल पहले जीएसटी लगा था 2017 में, उसके बाद में टोबैको के जो प्राइजेज हैं वो ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो पाए हैं क्योंकि टैक्सेज जो हैं वो जितना पहले बना हुआ था उतना ही आज बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अफोर्डेबल हो रहे हैं और लोग जो है इसको ईजिली खरीद पा रहे हैं। और यही बेसिक रीजन है, आर्टिकल के यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि देखो 2009 से 2010 से 2016-17 के बीच में अगर हम देखें तो टोबैको का जो खरीदना जो था उसमें 17% रिडक्शन देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम जो एक तरीके से उस पर जो टैक्स था, क्योंकि पहले स्टेट जो है वो भी अपने लेवल पर यहाँ पर टैक्स वैट जो है इम्प्लीमेंट कर सकते थे, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिलता था कि जब हायर लेवल होता था, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि राजस्थान जैसे कि जीएसटी टैक्स नहीं था, उससे पहले राजस्थान जो है वो अपने लेवल पर 65% वैट लगाता था टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर के, जिसकी वजह से जो टैक्स अप्लाई हुआ तो रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गई, जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो काफ़ी कम हो पाता था। और जीएसटी आया, जीएसटी आने के बाद में यूनिफॉर्म टैक्स जो है इम्प्लीमेंट होने लग गया। जो स्टेट है जो एक्स्ट्रा टैक्स अपने लेवल पर लगाते थे वो नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है टोबैको के जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाए और इसका जो कंजम्पशन है वो रेगुलर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो 2009-10 से 2016-17 के बीच में जो रिडक्शन देखने को मिला वो 2017 के बाद में नहीं देखने को मिला है। इसका बेसिक रीजन ये है कि टैक्स में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रख रखे हैं कि 2017 से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक बर्डन और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जो है टोबैको की वजह से और सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से 2340 बिलियन का एक्सपेंसेस जो है वो इंडिया के ऊपर गिर रहा है। टोटल हमारी जीडीपी का 1.4%। ओके, तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात राइटर ने ये बोली है कि हम क्या टारगेट रख रहे हैं कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो कहाँ से बनाओगे? टोबैको में आप जो है वो टैक्स बढ़ा नहीं रहे हो, लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो 3500 जो डेथ हैं वो टोबैको यूज की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को कैंसर हो रहे हैं, अदर डिजीज हो रहे हैं। ओके, तो हमारी जो जीडीपी है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है टोबैको।
पॉजिटिव जो है आप इसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट करो, जो हमें जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और जो मनी है उसका आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि जब टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ तो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर टैक्स डिसाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टोबैको है, स्मोकिंग है, इन सभी के ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनके ऊपर हाई टैक्सेज रखते हैं। तो इंडिया को भी सेम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारे इंडिया में, जैसे कि अगर हम बात करें तो सिगरेट के ऊपर ज़्यादा टैक्स है। ओके, और जो बीड़ी है या फिर जो भी टोबैको जिसको चबाया जाता है उसमें अगर हम देखें तो टैक्स जो है काफ़ी कम है। इसकी वजह से जो सिगरेट है वो तो लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन बीड़ी जो है वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म टैक्स होना चाहिए सभी टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। साथ ही साथ में जो चबाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं टोबैको के, वो बहुत छोटे पाउच होते हैं, तो उनका साइज इंक्रीज करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो सावधानी चेतावनी जो है वो अच्छे से लिखी जा सके। ओके। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, 40 लाख से कम एनुअल टर्नओवर जिन भी बिजनेस का है उनको ऊपर जीएसटी जो है उसमें एग्जम्पशन दी जाती है। लेकिन बहुत सारे जो बीड़ी प्रोडक्ट जो हैं उनका टर्नओवर इससे भी कम होता है, और वो इनफॉर्मल लेवल पर अपने इस ग्रुप को, अपने इस बिजनेस को चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से टैक्स भी नहीं लगता है और सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचता है। तो टोबैको से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेस है, चाहे उनका टर्नओवर कितना भी हो, उस पर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि टोबैको को लेकर, जैसे बीड़ी जो है इनको 5%, 12% इतना टैक्स जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल है। सभी के ऊपर हायर टैक्सेज जो रेट है 28%, वो जो है एप्लीकेबल होना चाहिए। तभी जाकर के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हम दे पाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टोबैको में इंडिया में जो है वो गवर्न किया जा रहा है और क्या क्या इशू है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नरेगा रिफॉर्म्स को लेकर के है। तो राइटर ने यहाँ पर बता दिया है कि देखो भाई, मनरेगा जो स्कीम है उसको जिस मोटिव के साथ में लॉन्च किया गया था, प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जिस तरीके से टाइम टू टाइम नई नई इनिशिएटिव, नई नई रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि मनरेगा स्कीम जो है वो, उसमें वो लोग एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आते हैं जिनके पास में स्किल नहीं है, नॉन स्किल जो पर्सन है। तो उनके लिए अगर आप नए नए रिफॉर्म्स लाओगे, जैसे कि ये स्टार्ट किया गया कि ऑनलाइन जो है वो आपको अपनी अटेंडेंस देनी है। तो यहाँ पर देखो, बताया भी गया है कि बिहार के बहुत सारे स्टेट, अगर बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एरिया, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज जहाँ पर एक तरीके से सिग्नल अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल अटेंडेंस जो है वो कैसे करेंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। ओके, तो आप चाहते हो कि ट्रांसपेरेंसी आए, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर वर्क करते हैं उनको जो है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दी। कमिटीज़ ने बोला कि देखो भाई, जो इशू है उनको सॉल्यूशन होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो मनरेगा स्कीम है इसमें क्या होता है कि वर्कर्स काम करके चले जाते हैं, लेकिन उनको जो उनका पेमेंट है वो टाइम पर नहीं मिल पाता। वो पेमेंट के लिए इतनी डिमांड करते हैं जैसे कि वो फोर्स्ड लेबर हो, कि मतलब उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, और वो जो है वो जाके बार बार से ऐसे बोलते हैं कि हमें हमारा जो पेमेंट दे दो, हमें हमारा पेमेंट दे दो। पेमेंट देने का जो प्रोसीजर है वो 7 प्रोसीजर है। इससे कम प्रोसीजर तो आप प्राइवेट बैंक में जाओगे तो आपको लोन अप्रूवल में देखने को मिलेगा। तो अगर कोई पर्सन वर्क करके जा रहा है, उसका पेमेंट देने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो मनरेगा स्कीम है फिर वो इतने अच्छे से काम कैसे कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, इस आर्टिकल में ये प्रॉब्लम रखी गई है कि जो भी आपका पेमेंट ड्यूज है उसको सॉल्व किया जाए।
ओके। दूसरा यहाँ पर रखा गया है कि पेमेंट का जो भी प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा सिंपल बनाया जाए। ऑनलाइन अटेंडेंस की जो आप बात कर रहे हो उसके बेसिस पर जो है उसमें सॉल्यूशन होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर देखो एक टारगेट यहाँ पर बिहार की एक स्कीम के बारे में बताया गया है कि रोजगार मांगो स्कीम, मतलब जो है गवर्नमेंट को आप अवेयर करो कि हमें काम की जरूरत है। तो जिस एरिया में ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा वर्कर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब डिमांड बेस्ड मनरेगा स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज भी हो सके और ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प भी मिल सके। तो इस तरीके से मनरेगा स्कीम में अगर हम वर्कर्स को प्रायोरिटाइज में रख देखें, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो मनरेगा स्कीम में जो रिफॉर्म्स है वो भी अच्छे से एप्लीकेबल हो पाएंगे और मनरेगा स्कीम जो है वो भी अच्छे से काम कर पाएगी। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे इंडस रिवर ट्रीटी जो हुई थी 1960s में, उसको लेकर के। देखो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए। उसके बाद में आप सभी को पता है इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको अगर आप व्यू करोगे तो उसके ऊपर इंडिया भी डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है पाकिस्तान भी। तो इसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया कि दोनों को वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए इन रिवर से। तो उसके बाद में वो चले जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास में। अब वर्ल्ड बैंक को उससे वो डिमांड करते हैं कि हमें अदर अदर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर पैसा दो। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो वहाँ पर मीडिएशन का रोल प्ले करता है। और 1960s में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वहाँ के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के अयूब खान, और उस समय वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे WAB इलिफ जो है। इनके बीच में ये ट्रीटी साइन होती है 1960s में। अब देखो इस ट्रीटी के की प्रोविजन क्या है। अगर हम इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को अगर हम देखें तो इंडस रिवर जो है उसमें उस सिस्टम में 6 रिवर हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इसमें जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम और चेनाब, इनका जो वाटर है वो अवेलेबल है पाकिस्तान को। इंडिया यूज कर सकता है, इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकता है, लेकिन डाइवर्ट नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता। इस पानी को सिर्फ फ्लो में बने रहने देना है और जो है आप अपने लिए इसको यूज कर सकते हो। और जो ईस्टर्न रिवर है रावी, व्यास और सतलज, इनका वाटर जो है वो इंडिया के लिए अवेलेबल है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। 2006 में इंडिया जो है उसने किशन गंगा प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा रिवर। अब इसको लेकर के इशू क्या है कि इंडिया ने उसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पहले डैम का फॉर्मेशन करने का जो हाइट थी उसको डिक्रीज करवा दिया। पाकिस्तान ने इसको लेकर के इशू क्रिएट किया, इंडिया ने उसको डिक्रीज कर दिया और उस प्रोजेक्ट को हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अभी प्रेजेंट टाइम में चेनाब रिवर के ऊपर भी हमारा जो रालते हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको लेकर के पाकिस्तान जो है इशू क्रिएट कर रहा है। तो देखो इंडिया ने यहाँ पर बोला था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भेजे जिसके बेसिस पर इसका सोल्यूशन देखने को मिले, क्योंकि हम वाटर को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर एलिगेशन लगाए हैं कि आप जो स्टोर करते हो डैम में और फिर उसको आप एक साथ रिलीज करते हो, जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में हो जाती है। कई सारे इशू जो है वो क्रिएट होते हैं। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के थ्रू आया भी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने इस इशू को ले जाया गया किसके द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट में, कि आप जो है अपने लेवल पर इस इशू को सॉल्व करो। तो यहाँ पर इंडिया ने एलिगेशन लगाया कि देखो ये जो ट्रीटी है इसमें प्रोविजन रखे गए हैं, इसके शेड्यूल 9 में ये बात रखी गई है कि किस तरीके से अगर प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो उसमें 3 अलग अलग लेवल के सॉल्यूशन है। एक तो है कि दोनों कंट्री के जो परमानेंट कमीशन है वाटर ट्रीटी को लेकर के वो इसको सॉल्व करें। दूसरा ये है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट हो, और तीसरा ये है कि आप इसमें क्या किस में लेकर के जाओ, कोर्ट में लेकर के जाओ इंटरनेशनल लेवल पर, वहां जाकर के इसको सॉल्यूशन दिखाओ। तो यहाँ पर इसमें यह भी बोला गया है कि अगर एक लेवल पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिले तो उसको दूसरे लेवल पर नहीं ले जाया जा सकता। मतलब अभी जो है वर्ल्ड बैंक का न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर आया है 2022 में, तो उसके लेवल पर इसका सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो फिर क्यों इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया गया। तो उसी के बेसिस पर इंडिया ने डिमांड की है कि हम चाहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके प्रोविजंस में चेंज किया जाए। तो 90 डेज के अंदर जो है पाकिस्तान को अब इसमें अपना आंसर जो है वो देना होगा। तो ये इशू है, ये बेसिक प्रॉब्लम है जिसको लेकर के पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा है कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर की, इंडस रिवर सिस्टम की जो वेस्टर्न रिवर है उनके वाटर को कंज्यूम कर रहा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है, इसमें ये जो प्रेजेंट टाइम में जो इशू चल रहा है, इसको लेकर के इंडिया को सीखना चाहिए कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेंथन होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एयर में ही जो प्रॉब्लम है, जो भी आपका डिफेंस सिस्टम है वो अगर आपका अच्छे से एप्लीकेबल है तो आप बहुत सारे इश्यूज को रेगुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत सारी मिसाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेजर थ्रेट देखने को मिल रहा है। तो इन सभी के ऊपर इंडिया को भी टारगेट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी है जो हमें डेवलप करनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ देखिए, देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मन की बात की और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा हमारे इंडिया का जब उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो एवरीवन जो है वो अपने लेवल पर एफर्ट्स लगाए और रिपब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करे। जो हमारे पद्म अवॉर्डीज हैं जिनके नेम डिक्लेयर किए गए अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के टाइम में, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनकी जो अप्रोच है, नेशन फर्स्ट अप्रोच, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बात की कि किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है वहाँ पर एक विलेज है और विलेज का नाम है उतिरमेरूर। ये जो उतिरमेरूर विलेज है, यहाँ पर 1100 से 1200 साल पहले का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है। इसमें ग्राम सभा कैसे काम करेगी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और जो इसके मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा ये इसमें अच्छा बताया गया है। दूसरा, अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे कंट्री में की हिस्ट्री में जो अनुभव मंडपम, जो लॉर्ड बसेश्वरा, जो 12th सेंचुरी के लॉर्ड बसेश्वरा थे, उनके रीजन में जो ये प्रोसीजर था उसमें 12th सेंचुरी के टाइम में वहाँ पर लोगों को फ्री डिबेट और डिस्कशन जो है वो किया जाता था और लोगों को एनकरेज किया जाता, मतलब पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों का देखने को मिलता था। और ये चीज़ें जो है वो मैग्ना कार्टा से पहले की भी है, मतलब आप देखो कि हमारा हिस्टोरिकल जो स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। हम किसी टाइम से जो है वो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते थे इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर, पीपल के पार्टिसिपेशन को लेकर के भी। यहाँ पर वेटलैंड साइट्स जो है उसके ऊपर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया, क्योंकि 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वेटलैंड साइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। बहुत सारी बर्ड्स जो हैं 20,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज जो हैं बर्ड्स की वो यहाँ पर रामसर साइट्स में देखने को मिलती हैं। तो हमें रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।